हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव को शुरू करते हैं, जो पीटी के सिलेबस के अनुसार भारतीय इतिहास का 13वां टॉपिक है। इसके पहले हम लोग भारतीय इतिहास के 12वें टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो आइए सीधे टॉपिक की बात करते हैं। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, आइए शुरू करते हैं इसे। ब्रिटिश शासन के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी संपन्नता के लिए विश्व विख्यात थी, जिसका सबसे बड़ा आधार गांव की आत्मनिर्भरता था, जहां उत्पादन प्रतिद्वंद्विता के आधार पर नहीं बल्कि आपसी सहचर्यता के आधार पर होता था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली या जजमानी व्यवस्था के आधार पर था। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष और आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ता प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचना था। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, आइए इसे देखते हैं। प्रथम चरण वाणिज्यिक चरण था, जो 1757 से 1813 ईस्वी तक था। दूसरा औद्योगिक मुक्त बाजार था, जो 1813 से 1858 ईस्वी तक था। तीसरा वित्तीय पूंजीवाद, जो 1858 ईस्वी के बाद शुरू हुआ था। इसमें आगे देखते हैं। 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी का दौर बलपूर्वक लूट व बाजारों पर एकाधिकार का दौर कहलाया, अर्थात ताकत के बल पर बंगाल के संसाधनों को लूटकर उन्हें ब्रिटेन भेजा जाने लगा। 1813 से 1857 ईस्वी का दौर दूसरा और मुक्त व्यापार का दौर कहलाया, जिसे अपनाने के मुख्य दो कारण थे, जिसमें पहला कारण है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सफलता से वहां नया संपन्न वर्ग तैयार हुआ, जिसने ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला कि भारत का बाजार सभी के लिए खोला जाए। दूसरा एडम स्मिथ द्वारा प्रचारित अहस्तक्षेप का सिद्धांत का लोकप्रिय होना। तीसरा अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों का गला घोट दिया, विशेषकर हथकरघा उद्योग तथा नगरीय उद्योगों का पतन तो तुरंत हो गया, क्योंकि राजाओं के हार के बाद इन विलासी वस्तुओं की मांग में कमी आ गई। अगला है अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार के बहाने आयात निर्यात की दरों को इस तरह निर्धारित किया कि ब्रिटिश सामग्री सस्ती हो जाए और भारतीय सामग्री महंगी, जिससे भारतीय सामग्री की मांग में कमी आई और अंग्रेजों ने ब्रिटिश सामग्री को भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया। 1860 के बाद वित्तीय पूंजीवाद का दौर, जिसमें प्रथम दो चरणों से प्राप्त धन को भारत में ही निवेश कर और अधिक पूंजी कमाने का उद्देश्य रखा गया। भारत की लूट और इंग्लैंड में पूंजी संचय का ही प्रत्यक्ष परिणाम था कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा। आइए ब्रिटिश राज में भू राजस्व व्यवस्था को देखते हैं। क्लाइव के कार्यकाल के दौरान भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था। फार्मिंग सिस्टम का भूमि को लगान वसूली हेतु ठेके पर दिए जाने की प्रथा का कालांतर में बंगाल पर बुरा प्रभाव पड़ा। किसानों का शोषण बढ़ा और वे भूखमरी तक पहुंच गए। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे 1793 में अस्थाई बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। आइए जमींदारी एवं अस्थाई बंदोबस्त को देखते हैं। इस बंदोबस्त में ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू की गई थी।
इसमें भू राजस्व का 10/11वां भाग सरकार का तथा शेष 1/11वां भाग जमींदारों का होता था। इस व्यवस्था में राजस्व नगद रूप में लिए जाने पर जोर दिया गया, जिससे उन क्षेत्रों में नगदी फसलों की खेती को बढ़ावा मिला। रमेश चंद्र दत्त और राजा राम मोहन राय ने अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया और इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने की बात कही। इस व्यवस्था से अंग्रेजों ने भारत में एक सामाजिक मित्र प्राप्त कर लिया, इसलिए 1857 के विद्रोह के बड़े जमींदार अंग्रेजों के साथ खड़े दिखाई दिए। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों की स्थिति मजबूत हो गई, क्योंकि उन्हें भूमि का पूर्ण स्वामी मान लिया गया। इसके कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि लोगों के सामने खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रैयतवाड़ी की बात किया जाए तो रैयतवाड़ी इस व्यवस्था के तहत किसानों को भूस्वामी मानकर उन्हीं के साथ राजस्व वसूली का दायित्व भी तय किया गया। इसलिए यह व्यवस्था रैयतवाड़ी कहलाई, परंतु वास्तविकता यह थी कि वास्तविक स्वामित्व तो अंग्रेजों के पास ही था, क्योंकि लगान न देने की स्थिति में उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी। 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने मद्रास के 12 महल क्षेत्र में इसे पहली बार अपनाया, किंतु इसे व्यवस्थित रूप से 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने दिया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू हुई, जिसमें बम्बई, मद्रास, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। इस व्यवस्था में कलेक्टर की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया गया, किंतु समय की कमी और राजस्व व्यवस्था के ज्ञान के अभाव में किसानों का जमकर शोषण हुआ। महलवाड़ी व्यवस्था की बात किया जाए तो इस व्यवस्था के तहत गांवों के समूह के आधार पर राजस्व प्रक्रिया को स्थापित किया गया। यह भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व को स्वीकारती है। 1822 ईस्वी में हार्ट मैकेंजी ने इसे व्यवस्थित रूप दिया और यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू की गई। इसमें अवध, आगरा, संयुक्त प्रांत, पंजाब, राजपूताना व पश्चिमोत्तर क्षेत्र शामिल था। इस व्यवस्था में राजस्व दर आरंभ में 80% तक पहुंच गया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 60% और बाद में लॉर्ड डलहौजी ने 50% कर दिया। बेंटिक के कार्यकाल में मार्टिन बर्ड द्वारा पहली बार मानचित्र व रजिस्टर का प्रयोग किया गया। बर्ड को उत्तर भारत की राजस्व व्यवस्था का जनक कहा गया है। आइए ब्रिटिश राज में रेलवे का विकास को देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे की स्थापना उनकी अनुपम देन मानी जाती है। अंग्रेजों ने लाभ को आधार बनाते हुए इसमें निजी व सार्वजनिक दोनों निवेश को आमंत्रित किया और प्रारंभ में घाटे के बावजूद निवेशकों को 5% का गारंटी युक्त ब्याज दिया गया। भारत में रेलवे स्थापना का लक्ष्य दूरस्थ गांवों को बाजार से जोड़ना था, जिससे कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके। इसके साथ ही विद्रोहों के समय सेना को तेजी से प्रसारित करने के लिए रेलवे का विकास किया गया। भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में डलहौजी के समय मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई थी। भारत में सार्वजनिक रेल लाइनों का विकास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइनों का विकास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ और बाद में 1925 ईस्वी में एक बर्थ कमेटी की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। आइए ब्रिटिश राज में धन निकासी की स्थिति को देखते हैं। भारतीय धन बहिर्गमन की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया और बाद में अपने सबसे प्रसिद्ध लेख पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसे व्यवस्थित रूप दिया। तो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आप सभी का जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी का, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में धन निकासी सिद्धांत को स्वीकारा गया। बाद में दादा भाई नौरोजी ने कुछ अन्य लेखों जैसे द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में और ऑन दी कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की व्यवस्था की। धन के निष्कासन के बारे में एक अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद रानाडे ने 1872 में पुणे में एक व्याख्यान के दौरान भारतीय पूंजी और संसाधनों के बहिर्गमन की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। वहीं दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में धन के निष्कासन का उल्लेख किया है। इसके अनुसार भारत के सकल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा प्रतिवर्ष बाहर जाता है। रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार 1757 से 1856 के बीच 40 लाख पाउंड की निकासी और 1866 तक 150 करोड़ पाउंड की निकासी की गई और नौरोजी ने पहली बार आधुनिक भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते हुए बताया कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये रह गई थी। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार आधुनिक भारत की प्रति व्यक्ति आय, भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय कितना निर्धारित की गई थी? तो 20 रुपये निर्धारित की गई थी, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अकाल की स्थिति को देखते हैं। इसमें अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण भारत में निरंतर अकाल पड़ते रहे। इसका कारण खाद्यान्न उत्पादन का सरकार द्वारा उचित वितरण न करना तथा कुप्रशासन था। 1875 से 1900 ईस्वी के बीच भारत में लगातार अकाल पड़े और असंख्य भारतीयों की भूखमरी से मौत हो गई। आज़ादी के पहले अंतिम भीषण अकाल बंगाल में 1943 में पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने अकाल से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न अकाल आयोगों की स्थापना की, जो निम्नलिखित हैं। आइए अकाल आयोग और उसकी स्थापना को देखते हैं। स्मिथ अकाल आयोग की स्थापना 1860 ईस्वी में की गई। वहीं कैम्पबेल अकाल आयोग की स्थापना 1866 ईस्वी। स्ट्रेची अकाल आयोग की स्थापना 1880 ईस्वी। जेम्स लायन अकाल आयोग की स्थापना 1896 ईस्वी और मैकडॉलेन अकाल आयोग की स्थापना 1900 ईस्वी में की गई। आइए आधुनिक उद्योग की बात करते हैं। ब्रिटिश राज में आधुनिक उद्योग कैसी थी, आइए इसे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के समय कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, किंतु अंग्रेजों ने सदैव ध्यान रखा कि यह भारतीय परिस्थितियों के आधार पर न हो और उनका नियंत्रण बना रहे। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद नए भारतीय पूंजीपति वर्ग ने भी उद्योगों की स्थापना में हिस्सा लिया। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में कावासाजी नानाभाई द्वारा लगाया गया। तो भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे लगाया गया था? तो बम्बई में। किसके द्वारा लगाया गया था? तो कावासाजी नानाभाई के द्वारा लगाया गया था, जो 1854 ईस्वी में लगाया गया था। इसे ध्यान दीजिएगा। आगे है रिसरा बंगाल में पहला जूट कारखाना की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ।
रिसरा बंगाल में पहला जूट कारखाना की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में भी भारतीय पूंजी लगाई जाने लगी और स्वदेशी पूंजी से संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जो 1958 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु स्वदेशी व भारतीय पूंजी का स्वदेशी बैंक जो अभी भी कार्यरत है, वह अब पंजाब नेशनल बैंक के रूप में स्थापित हुआ, जिसके संस्थापकों में लाला लाजपत राय व दयाल सिंह बंजीठिया जैसे राष्ट्रवादी शामिल थे। तो दोस्तों, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से संबंधित पीटी के सिलेबस के अनुसार जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ भारतीय इतिहास के सभी टॉपिकों को हम लोग कंप्लीट देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाएंगे, जो यूपीपीएससी में अब तक जितने भी भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस चैनल के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।